हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नई टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। जो हिस्ट्री का टॉपिक है ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो इसको बोलते हैं धन का बहिर्गमन सिद्धांत। ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इनको दिया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसको दिया गया था 1867 में, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हुआ था, जो उन्होंने वहां पे भाषण दिया था। जो इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया, इंग्लैंड ड्यूटी टू इंडिया, इनके ऊपर इन्होंने दिया था, इंग्लैंड में भाषण दिया था। और यहीं पे इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करी थी, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की थी, धन का बहिर्गमन सिद्धांत के ऊपर बात किया था। इनकी एक बुक भी है, पॉवर्टी ब्रिटिश इन इंडिया दिया था, बुक लिखी थी। और इन्होंने एक द्विराष्ट्र से मतलब धन का बहिर्गमन सिद्धांत पे बात कही गई थी। ये क्या है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन सिद्धांत है क्या, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, अगर मैं आप बताऊं धन का बहिर्गमन सिद्धांत क्या होता है, एक इकोनॉमी होती है। अगर मैं आपको बता दूं एक इकोनॉमी होती है, क्या होता है, अगर मैं इसको थोड़ा मिटा के बता रहा हूं, एक इकोनॉमी होती है, एक अर्थव्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, अगर अर्थव्यवस्था के अंदर मैं बोलूं सोर्स ऑफ इनकम, अर्थव्यवस्था के जो अंदर होता है इनकम, जो अगर इनकम की बात करें एक इकोनॉमी के अंदर, किसी भी देश की, किसी भी कंट्री के देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कैसे कर प्राप्त होता है। एक तो सरकार के पास कर होता है, सरकार के पास कर के रूप में रुपया। एक होता है जनता के पास। किसी भी इकोनॉमी में आपको बता रहा हूं, किसी भी इकोनॉमी क्या होता है अर्थव्यवस्था में, एक सरकार के पास कर के रूप में, जो सरकार के पास कर के रूप में रुपया पैसा जमा होता है, ठीक है, पैसा रहता है। एक जनता के पास जो ये फ्लो होता है, मतलब पैसा ये फ्लो हो रहा है। तो इनको क्या अब कैसे लिंक करूंगा, देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ में अब इसको समझना है। जो सरकार के पास जो पैसा होता है ना, उस समय जो हुआ करता था इंडिया के अंदर पैसा, तो ये सीधा जाके इंडिया में ना खर्च होकर ये कहां जाता था, सीधा का सीधा इंग्लैंड जाता था। कहां जाता था, इंग्लैंड जाता था, ठीक है। अब ये इंग्लैंड जाने के बाद क्या होता था, इंग्लैंड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जो इंग्लैंड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंग्लैंड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां की आधारिक संरचना है, उस पर खर्च किया जाता था। और जब ये पैसा, देखो क्या होता था, जब सरकार के पास रुपया हुआ और वो सरकार के पास, ये जनता के पास रुपया हुआ और सरकार के पास रुपये, ये खर्च का इंडिया में ना खर्च करके ये पैसा सीधा इंग्लैंड चला जाता था और इंग्लैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता था। तो यही व्यवस्था को दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। इनके ऊपर एक बुक भी लिखी, पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश इन इंडिया। तो ये जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत है, ये दिया था इन्होंने, कब दिया था, तो 1967 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सम्मेलन में गए थे दादा भाई नौरोजी। वो 1867 में गए थे, कहां, लंदन के अंदर क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में सम्मिलित हुए। इन्होंने ये सारे मतलब ये क्या था, द्विराष्ट्र, ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दी थी।
इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी वहीं पे दिया था कि भाई क्या है मतलब धन का बहिर्गमन सिद्धांत इन्होंने दिया था। और तब लोगों को पता चला कि पैसा क्यों मतलब भारत दिन प्रतिदिन गरीब हो रहा। मतलब इन कहने का मतलब क्या है कि जो सरकार के पास पैसा हो, सरकार सीधा इस पैसों को ब्रिटेन में जा रही है, जो जनता के पास पैसा उसी से पूरा देश का फ्लो चल रहा है, मतलब देश की अर्थव्यवस्था ही चल रही है। जो गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में प्राप्त पैसा, वो सीधा पैसा कहां जा रही है, तो सीधा का सीधा डाक जा रही है कहां पे, तो वो जा रही है इंग्लैंड में वो खर्च हो रही है। इन्होंने बताया कि भाई, पर अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं, देखो अर्थव्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था में किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, धीरे देखिए और क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अब भारत देश की अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। अब इस अर्थव्यवस्था में क्या होगा, इस देश में राष्ट्रीय आय होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आय। ये क्या है? राष्ट्रीय आय। क्या ये है राष्ट्रीय आय। और इसका एक हिस्सा, इसका जो है ना एक हिस्सा, मतलब इसका एक हिस्सा कहां चला जाता था, तो ब्रिटेन चला गया, चला जाता था। कहां चला जाता था? तो इसका एक हिस्सा ब्रिटेन चला जाता था। कब? प्रति वर्ष। आप समझ सकते हो, प्रति वर्ष मतलब पर ईयर, ये इस हिसाब से चलता था। और इसी को देखते हुए इनको इसे इसके ही बदलते जो भारत के कुछ नहीं, और इसके बदले में क्या होता था, ब्रिटेन चला जाता था। और इसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता था। देखो क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, एक देश की, जैसे भारत देश की अर्थव्यवस्था है, आपको पता है यहां पे एक पैसा भारत के पास होगा, एक पैसा सरकार के पास होगी। एक जो पैसा होगा सरकार के पास, एक जनता के पास होगी। तो इस जनता के पास होती है ना, जैसे इस देश की राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा क्या किसके पास है, एक हिस्सा सरकार के पास रहता है, एक हिस्सा जनता के पास। जो सरकार के पास का जो हिस्सा हुआ करता था वो ब्रिटेन चला जाता करता था, और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ करता था। और ये प्रति वर्ष खर्च होता था, और उनके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता था। और इसे ही धन का बहिर्गमन सिद्धांत कहा गया। आप समझ सकते हो कितना बड़ा। और इसको अगर मैं अब इनको थोड़ा और बनाऊं, धन का कुचारक किसे कहते हैं, धन का अगर मैं कुचारक बता दूं, अगर धन का कुचारक किसे कहा जाता था उस समय, तो आपको ये समझना जरूरी है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, ये देखो भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय है, इसका एक हिस्सा ब्रिटेन चला गया, और प्रति वर्ष वहां कहां खर्च हुआ, लंदन में खर्च हो रहा। और इनका जो प्रति वर्ष मतलब पर ईयर वहां चला जाता है, और वहां जाने के बाद क्या लंदन में खर्च हुआ, कहां हुआ, लंदन में, मतलब आप समझ सकते हो ब्रिटेन में खर्च हो रहा है। ब्रिटेन में खर्च होने के बाद अब इसके बदले क्या होगा, अब जब ये ब्रिटेन में खर्च होगा, जो इंग्लैंड में, और ये सीधा ये क्या, जब वहां खर्च हो रहा है इसके बदले में कुछ नहीं मिला, इसको क्या बोलेंगे, धन का बहिर्गमन। अब जब इसके बदले में क्या करेगी ये गवर्नमेंट, वहां से क्या, इसी पैसे को इंडिया भेजेगी, इसी पैसे को इंडिया भेजेगी, किसके रूप में, ऋण के रूप में, ऋण देने के लिए, किसमें, ऋण के तौर में, ऋण में निवेश करेगी। ये क्या करेगी, तो ऋण के अंदर निवेश करेगी। कौन, इंग्लैंड में जब ये भारतीय अर्थव्यवस्था का पैसा चला जा रहा है, तो ये पैसा कहां जाएगी,
ऋण के रूप में निवेश होगा कहां पे, इंग्लैंड के अंदर। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि प्रतिवर्ष मतलब ये क्या करते, पैसा भेज दे इंग्लैंड में, इंग्लैंड से उसी पैसा को वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। अब उसी पैसा को जो बचा कुछ इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, किसमें, ऋण के रूप में, ऋण के रूप में। अब वो ऋण के रूप में किस पर, भारत के ऊपर निवेश करेगी। इसको क्या बोला जाता था उस समय, तो इनको बोला जाता धन का कुचक्र। धन का क्या बोला जाता, कुचक्र, धन का कुचक्र। ठीक, आप इनको समझ सकते हो, ये था उस समय का धन का कुचक्र। तो हम इनको ये समझ ले क्या है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये आपको काफी आसानी से समझ में आएगा, कुछ टफ नहीं है, आराम से। एक अर्थव्यवस्था होता है, एक अर्थव्यवस्था में दो पैसे होता है, सरकार के पास होता है, जनता के पास होता है। जो जनता के पास पैसा होता है वो तो है ही है, जो आम लोग के पास हुआ करता था। जो सरकार के पास वो डायरेक्ट इंग्लैंड में चली जाती थी, और इंग्लैंड और उसके बदले में गवर्नमेंट, सरकार हमें कुछ नहीं देती थी, और इसे ही धन का बहिर्गमन सिद्धांत कहा गया। और अगर धन का कुचक्र क्या है, धन का कुचक्र क्या होता था, उस पैसे को, क्या बची हुई पैसे को इंडिया भेजती थी, किसमें, ऋण के रूप में इन्वेस्टमेंट करती थी। और इन्वेस्टमेंट जब ये करते थे, इसे धन का, इसी धन को, यही धन को फिर वही इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसी से पैसे लाभ कमाएंगे। इसी को धन का कुचक्र कहा गया, आप ये समझ सकते हो। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि मतलब जो ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने बताया, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो इन्होंने बताया था, ये आखिर इनको वसूलने का क्या तरीका, क्या तरीके थे ड्रेन ऑफ वेल्थ के, तो आप उनको समझते हैं क्या तरीके क्या थे। तो वो कैसे वसूला करते थे उनको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं पे सारा बेस है। क्योंकि जब ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो ये क्या तरीके हुआ करते थे उस समय, वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है। धन के बहिर्गमन, वसूलने के तरीके। अगर मैं तरीके के ऊपर बात करूं तो भाई इन्होंने हाउस होम चार्ज, अगर होम चार्ज सुने होंगे, होम चार्ज इनके थ्रू वसूला करते थे। ये क्या हुआ करता था होम चार्ज, देखो 1857 से पहले ये 13 से 17% टैक्स लिया करते थे, करते थे। 1900 के बाद क्या हुआ, इन्होंने सीधा 40% टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। आप देखते रहिए। पहला तो भाई ये होम चार्ज के, दूसरा जो 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 कार्य भारतीय परिषद, भारतीय जो परिषद हुआ करते थे उस समय, भारतीय सचिव जो वहां, भारतीय सचिव, भारत सचिव प्लस 15 कार्यकारिणी सदस्य, जो कारणीय जो 15 कार्यकारिणी सदस्य परिषद का खर्च बहुत ज्यादा हुआ करता था, ज्यादा, जो इंडिया से लिया जाता था। देख सकते हो इनको मैंने जो आपको लिखवाया है, भारत सचिव प्लस 15 कार्यकारिणी जो सदस्य हुआ करते थे उस समय, ब्रिटेन के लंदन में भारत द्वारा नियुक्त कर, भारतीय का ही हुआ करते थे। उनका जो ये भारत सचिव का खर्च बहुत ज्यादा था, और प्लस उनके जो 15 कार्यकारिणी सदस्य परिषद, उनका खर्च बहुत ज्यादा हुआ करता था, और उनका खर्च इंडिया से लिया जाता था, पहला। दूसरा जो सैन्य वगैरह पे जो खर्च है ना। तीसरा अगर बात करें सैन्य पर खर्च, चाहे इनका खर्च रख रखाव के रूप में हो, ठीक है ना, इन्हें भारत से ही लिया जाता था, ठीक है ना।
सैन्य का मतलब तनख्वाह, सैन्य वेतन, वेतन इन्हीं से मतलब सैन्य का वेतन भारत से लिया जाता था। अगर मैं चौथा की बात करूं तो अगर चौथा की बात करूं जो जो कर्मचारी वगैरह हुआ करते थे भारत के अंदर, कर्मचारी, कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी, उनका वेतन, वेतन भत्ता भी इंडिया से ही लिया जाता था। अब सोच सकते हो कि क्या इन्होंने क्या तरीका अपना रखा है, ठीक है। और सार्वजनिक जो ऋण हुआ करते थे, ऋण वगैरह जो सार्वजनिक हुआ करते थे, जनिक जो सार्वजनिक ऋण का भुगतान, ऋण सार्वजनिक जो हुआ करते, सार्वजनिक ऋण का भुगतान भी यहीं से करा करते थे। कहां से? इंडिया से ही करा करते थे। आप सोच सकते हो कि कितना मतलब खर्चीला बना रखे इंडिया को, मतलब इंडिया को किस तरह इन्होंने यूटिलाइज कर रहे, ठीक है। ये है आपको मतलब किस तरह इन्होंने धन का बहिर्गमन वसूलने का तरीका अपना होम चार्ज के थ्रू। अगर और करें तो विदेशी निवेश का लाभांश, विदेशी निवेश जो करते थे। अगला बात करें, अगला विदेशी निवेश लाभांश कैसे? देखो, पहला जो रेलवे हुआ करते थे, रेलवे, शिपिंग, शिपिंग, ठीक है, जो रेलवे, शिपिंग, जहाज रानी, बैंकिंग, बैंकिंग, बीमा से प्राप्त लाभ, ये सारे कहां जाते थे? तो ब्रिटेन चले जाते थे। प्राप्त कर रेलवे से, शिपिंग से, बैंकिंग से, बीमा से, ये प्राप्त करे इंडिया से लाभ, लेकिन ये सारे के सारे कहां जा रहे? ब्रिटेन। और इन्हीं को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा? धन का बहिर्गमन, ये धन का इंडिया से ऐसा उन्होंने बताया कि भाई यहां से लेकर इंग्लैंड तक के लिए एक नाला खोल दिया गया है और यहाँ पे उस पैसे को डालते हैं और इंग्लैंड वाले निकालते हैं, यहां से उस पैसे को डाल रहे हैं और इंग्लैंड वाले निकाल रहे हैं, और इसी के चलते भारत और कंगाल होता चला गया। ये आप देख सकते हो कैसे इन्होंने ब्रिटेन में निवेश लाभांश से कैसे करे, रेलवे में अनेक प्रकार के कार्यक्रम इन्होंने किए, जो मतलब पैसे उन्होंने इकट्ठा किए, बहुत सारे इन्होंने उपाय। प्रारंभ में इन्होंने जहाज रानी वगैरह वसूली की, बहुमूल्य वस्तु, अगर इनमें जोड़े कि बहुमूल्य वस्तु, बहुमूल्य वस्तु को भी इंग्लैंड ले जाते थे। जो भी अच्छा देगा भाई इंग्लैंड ले जाएंगे, मतलब यहां कुछ नहीं विकास करना, ना डेवलपमेंट में खर्च करना। अब क्या हुआ? देखो, बहुमूल्य वस्तु होंगे, कोहिनूर हीरा भी आप लिख सकते हो, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा हो गया। अगर उन्होंने कोई चीज जैसे कब्जा कर लिया, कोई प्रांत कब्जा कर लिया, तो उनसे प्राप्त, उनसे जैसे लूटे गए वस्तु, कीमती चीज सारे कहां ले जाते थे? तो ब्रिटेन। तो सारे के सारे को ब्रिटेन ले जाते थे। मतलब देख सकते हो कैसे रेलवे से प्राप्त, शिपिंग से, बैंकिंग से, बीमा से प्राप्त लाभांश को ब्रिटेन ले गए, बहुमूल्य वस्तु को भी इंग्लैंड ले गए, कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया, लूटे गए वस्तु बहुत सारे, मतलब किसी को इंडिया में नहीं, सारे यहां से ले जाना और ब्रिटेन में खर्च भी वहां करना, और वहां से सीधा निवेश करेंगे। यहाँ पे किस पे करेंगे? तो जो इनको ऋण देंगे, जैसे रेलवे में इन्होंने लोन देना आसानी होता था, बैंकिंग में तो इन्होंने जो ऋण देंगे उसी में इन्वेस्टमेंट करते थे, और इस हिसाब से इन्होंने धन का बहिर्गमन किया। मतलब इंडिया से ब्रिटेन के लिए एक नाला खोला, वहीं में यहाँ पे पैसा डालते थे और वहां से निकाला जाता था। मतलब यहां से पैसे ले जाया जा रहा है और वहां उनको खर्च किया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी मतलब पैसे का मतलब उस समय हमारा इंडिया से पैसा गया था ब्रिटेन, कितनी बड़ी मात्रा में। तो ये है। अगर हम इनके परिणाम की बात करें तो भाई क्या क्या, अब इतनी बड़ी चीज है तो परिणाम तो होंगे ना भाई, परिणाम तो बहुत सारे होंगे।
अगर इनके परिणाम के बारे में बात करें, परिणाम परिणाम तो इनके आप पढ़ोगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ के परिणाम, ड्रेन ऑफ वेल्थ के परिणाम। ठीक है, पहला तो भाई हमारा जो था, पहला अगर बात करें विदेशी मुद्रा कमी, पूंजी के भाई पूंजी जो हुआ करते हैं उनको इकट्ठा, पूंजी के संचय में कमी हुई है, मतलब इसी की वजह से हमारा पूंजी की संचय में कमी हो गया, मतलब जो पूंजी इकट्ठा हो रहे थे उनमें कमी आ गया। ठीक है ना, इनकी वजह से पूंजी और व्यापारिक जो हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमी थी, विदेशी व्यापार में कमी। ठीक है ना, आप लिख सकते हो औद्योगिक व्यापार जो हमारा कृषि व्यापार, कृषि अर्थव्यवस्था में कमी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में कमी। ठीक है ना, आप समझ सकते हो कितनी कमी हो रही है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। और इनके परिणाम क्या हुए, ये सब जब कमी हुई तो भाई बेरोजगारी बढ़ी। क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। जब बेरोजगारी बढ़ी तो गरीबी में इजाफा, गरीबी बढ़ी। जब गरीबी बढ़ी तो कई क्षेत्रों में अकाल पड़े। जैसे अगर एग्जांपल ले लो, 1876 से 78 के बीच बंगाल में अकाल, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मद्रास, इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अकाल पड़ा। कई सामाजिक कुरीतियां की अगर बात करें तो इनकी वजह से कई सामाजिक कुरीतियां उत्पन्न हुई। इसकी वजह से कई सामाजिक कुरीतियां उत्पन्न हुई। जाति व्यवस्था को बढ़ावा मिला, मतलब जब सामाजिक कुरीतियां उत्पन्न होगी तो और कई बीमारियां, मतलब अनेक बीमारियां, अनेक महामारी हमारी गरीबी के कारण पनपने लगे और लाखों लोग मारे गए। बहुत और अन्य भी कारण है, आप लिख सकते हो, और अन्य कारण भी है, और अन्य कारण है बहुत सारे, आप लिख सकते हो। बहुत इतना आप अगर आपका सोच डेवलप, मैं फिर बता रहा हूं, आप जितना भी पढ़ो लिंक करो, सोच डेवलप आना चाहिए। देखो क्योंकि पढ़ने का तो बहुत सारा सोर्स है, लेकिन अब एक नजरिया डेवलप हो जाएगा ना, तो वो समय बेस्ड और सबसे परफेक्ट होता है। क्योंकि जैसे मैंने ड्रेन ऑफ वेल्थ समझाया, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, पहली बात लिख दी है इंट्रोडक्शन के रूप में। और ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखने के बाद ऐसा क्यों हुआ तो फिर परिणाम क्यों हुआ, क्यों मैंने लिखवा दिया, कैसे करें,
ठीक है। और उनके परिणाम क्या हुआ, ये सारे परिणाम ही हैं। अगर ये सब मैंने लिख दिया और बहुत अच्छे समझ में आया होगा आई होप। अब आगे हम पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी के पर्सनल के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी, देखो इनके बारे में जाने, ये पारसी थे, 3 बार आईएनसी के अध्यक्ष बने, 3 बार आईएनसी के अध्यक्ष बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी बंबई में, ठीक है ना। आप देख सकते हो आईएनसी की स्थापना 1885 में बंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन भी 1885 में बंबई में हुआ है। संस्कृत नामक स्कूल एक नाम था। अब अगर बोले एल्फिंस्टन कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने की थी। एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना, एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अगर हम बात करें, पहले व्यक्ति थे, पहले भारत और एशियन व्यक्ति बने जो हाउस ऑफ कॉमन में सिलेक्ट हुए, चुने गए। मतलब हाउस ऑफ कॉमन में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति, एशिया और भारत के सबसे पहले व्यक्ति यही थे। इन्होंने 1867-68 में, 67-68 जो भी है, इन्होंने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। पहले व्यक्ति बने जिन्होंने भारत का प्रति व्यक्ति आय इन्होंने निकाला। फिर 27 रुपए निकाले गए, फिर 30 रुपए, फिर 32 रुपए, बहुत सारे निकाले गए। तो ये पहले व्यक्ति बने। ये इकोनॉमिक्स भी थे। इन्होंने बुक लिखी थी, आपको पता, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी, आपको पता है कौन सी बुक है, मैंने बता दिया था। अगर इनके बुक के बारे में जाने, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। आपको मैंने पहले ही बताया था, पुस्तक है, ठीक है ना। और इन्होंने 1905 में स्वशासन की मांग की थी सबसे पहले। इनका जो ब्रेन ऑफ वेल्थ था, इनका जो धन बहिर्गमन सिद्धांत है, इनको बारे में बात करते 1896 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मतलब आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मतलब अपनी मान्यता प्रदान करवाया था, ये आपको समझना है। और इनकी जो आईएनसी, ये जो है धन बहिर्गमन सिद्धांत, इनको जो पहले समर्थन दिए थे, कौन दिए थे, आरसी दत्त ने पहले व्यक्ति बने जो इनका समर्थन किया।
ये कौन थे? ये थे सिविल सेवक थे। तो इतना आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट था। तो बस इतना ही आपको जानना है इसके बारे में, और इतना ही सफिशिएंट है इस टॉपिक के बारे में। मेरे को नहीं लगता इससे बाहर आपको कोई सभी किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक टॉपिक को तैयार करने में बहुत काफी मेहनत लगता है, और इसलिए मैं अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।